वेलकम 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 गाइस। अभ्यास आईआईटी के सर्जिकल स्ट्राइक ऑन 10th बोर्ड में आप सबका स्वागत है। देखो, मुझे ही पता है तुम लोग यहाँ पे से कोई भी मेरे से बात करने नहीं आए हो, इंट्रो सुनने नहीं आए हो, सब यहाँ पे पढ़ने आए हो। बोर्ड्स में ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं, तो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये सब तो ठीक है। अब ये हमारा कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अभी तक तुम अर्लियर क्लासेस में तुमने क्या पढ़ा हुआ है? फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं ना। तो ये तो सबको पता ही है कि केमिकल चेंज क्या होगा। जब भी कोई नया कंपाउंड बने, है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट बने जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने रिएक्टेंट से अलग हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो हो रहा है केमिकल चेंज। ठीक है, तो एनी प्रोसेस इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, या फिर कह सकते हो केमिकली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। उस चेंज को इक्वेशन की हेल्प से लिखने को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। और जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे अब तुम्हारी बुक में सबसे स्टार्टिंग में ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं इधर। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में मिल्क को रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई, सोचो क्या हो सकता है? दूध फट जाएगा, दही जम जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। केमिकल चेंज, मिल्क से लैक्टिक एसिड। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। क्या है ये? कोरोजन। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन होने पे क्या बनता है? अल्कोहल। दारू कैसे बनती है? हाँ, फर्मेंटेशन से। फूड इज कुक्ड, कुछ ना कुछ नया तो बनेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, कुछ खाने का पार्ट जल जाएगा तो कार्बन सूट बनेगा। ठीक है, फूड गेट डाइजेस्टेड, डाइजेशन होने पे क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होंगे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, फिर वहां से डाइजेशन में एनर्जी मिलेगी। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है? वही एनर्जी बनाना बॉडी को। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल थे नॉर्मल केमिकल चेंज वगैरह के। अब हम उस पार्ट पे चलते हैं एक्चुअली जो क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हम इस कोर्स के थ्रू क्या करेंगे, है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हमने नाम इसलिए दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या था, है ना। उरी वाला अटैक तुम सबको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो गूगल करना, है ना। इंडियन आर्मी जब पाकिस्तान में घुसी थी, अब उसको सर्जिकल स्ट्राइक नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि बिफोर एंटरिंग, है ना, इंडिया ने पूरा एसेस किया था कि कहाँ पे क्या करना है ना। ऐसा क्या करें कि इंडिया के फ्यूचर के टेररिस्ट अटैक जो इंडिया पे हो वो कम से कम हो। तो एग्जैक्टली उन्हीं जगहों पे अटैक किया गया था जहाँ पे अटैक करके डिस्ट्रॉय किया था उन्हीं टेररिस्ट कैंप्स को जहाँ से इंडिया को खतरा था, है ना। सिमिलरली हमने भी क्या किया, हमने भी यही किया कि बोर्ड्स में एक्चुअली क्वेश्चन पेपर PYQs तो सभी करते हो, आम बात है PYQs करना, तो सभी कराते हैं। पर एक्चुअली जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक कर रहा होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक सेंट्रलाइज जगह है CBSE जहाँ पे हर इंडिपेंडेंट टीचर को एक अलग पावर मिल जाएगी जैसा मैंने कॉपी चेक करो, ना। उनको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशंस मिलते हैं कि आंसर में ये लिखा होगा तो इतने नंबर देने हैं, ये नहीं लिखा होगा तो काट लेने हैं। तो एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे चैप्टर को एक बार वापस रिवाइज करते हुए। ठीक है, तो एक तरह से ये मान लो वी आर जस्ट प्लेइंग मीडिएटर्स बिटवीन CBSE के कॉपी चेकर एंड बच्चे, ताकि बच्चे ये समझ पाए कि सामने वाला इंसान क्या मांग रहा है। कॉपी चेक करने वाला तुम क्या करते हो? बोलते हो सर मैंने तो 3 पेज लिखे थे सर, 2 नंबर ही दिया आपने 5 में से। अबे तो जब 5 नंबर में 5 चीजें पूछी गई थी, तूने 2 ही लिखी, तो क्यों मिलेंगे नंबर? खुद सोचो, है ना। इस चीज को आगे एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, है ना। मेरे से भी बहुत बच्चे आते हैं, सर मैंने 3 पेज का आंसर लिखा था सर, बहुत मेहनत करी थी, पेन की इंक खत्म हो गई। अबे तो मैं क्या करूं, मैंने जो पूछा था वो थोड़ी बताया तूने। चलो, अब खैर थोड़ा नादान बच्चे हो, हमारे साथ रहोगे सीख जाओगे, है ना। तो अब चलते हैं किन किन चीज़ों पे फोकस करना है चैप्टर में, है ना, और उन चीज़ों पे फोकस करते हुए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एक्टिविटी ये तुम्हारी बुक में दी हुई है, सबसे फेवरेट एक्टिविटी होगी, है ना, सबको पता होगा, है ना। अब स्लाइड को गौर से देखो। क्वेश्चन स्लाइड में क्या कह रहा है तुमको? स्लाइड में कहा गया है कि अगर मैग्नीशियम को हम बर्न करें, है ना, मैग्नीशियम को हम बर्न करें ओपन एयर में तो क्या होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जब हम कंबशन करेंगे तो ये तो तुमने पढ़ा होगा,
ओए होए 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 होए। ठीक है, जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ओपन एयर में तो क्या होगा? तुमने क्या पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम का जब हम कंबशन करेंगे, कंबशन का मतलब क्या होता है? ओपन एयर में बर्न करना। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये चीज ध्यान रख लो कि किसी भी चीज का कंबशन करोगे तो क्या बनेंगे? उसके ऑक्साइड्स बनेंगे, है ना। कार्बन का कंबशन करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम का कंबशन करोगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का कंबशन करोगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कंबशन का मतलब बस ये होता है बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि फ्लेम किस कलर की निकलेगी, है ना। वो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, ऐसा ऐसा भी पूछ सकता है कि मैग्नीशियम को जलाने पे किस कलर की फ्लेम निकलेगी, और ये भी पूछ सकता है कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम निकल रही है, बताओ क्या जलाया, है ना। दूसरा, जो ऐश बनेगी उसका कलर क्या है? व्हाइट। तो इस पीपीटी से 3 मेजर क्वेश्चंस बनते हैं इस स्लाइड से। एक तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, फ्लेम का कलर, ऐश का कलर, और ये रिएक्शन। और फिर ये भी कह सकता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताओ भाई। तो बैलेंस कैसे करते हो? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे, बैलेंसिंग करना भी देखेंगे, और मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए फिर इधर 2 लगाएंगे। हो गया बैलेंस, है ना। बैलेंस करना सीखेंगे जब आएगा तब सीक्वेंस में ना। तो ये क्या है? तो इतने क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आए थे, और देखते हैं मार्किंग स्कीम है किस चिड़िया का नाम, है ना। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, लेकिन तुम्हें कोई बताता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन जो हमने ये, अब जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये एक्जैक्टली हमने क्या किया है, क्वेश्चन पेपर से स्क्रीनशॉट लिया है, उसे यहाँ डाला है, और नीचे जो भी तुम्हें दिखेगा ये मार्किंग स्कीम का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, क्वेश्चन मार्किंग स्कीम तुम्हें सिर्फ पेपर में ये मिलता है, तुम अपना आंसर लिख कर आते हो। जो कॉपी चेक करने वाला है उसको क्या मिलता है? ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर, इनमें से किस में केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होगा? तो ऐसी चीज जिसमें कोई नया सब्सटेंस ना बन रहा हो, वहां पे केमिकल चेंज नहीं होगा, है ना। अब पहला ऑप्शन, मिल्क इज लेफ्ट ओपन, ये तो अभी हमने बुक में देखा ही, बुक का स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पढ़ो, ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, ये भी हमने पढ़ा, बुक का स्टेटमेंट है ना। तीसरी चीज, एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर, ये भी अभी बुक में पढ़ा, है ना। तो एक और चीज तुम्हें क्या पता लग रही होगी, सीबीएसई बुक से बाहर नहीं देगा, जो स्टेटमेंट देगा, जो इक्वेशन देगा, जो बैलेंसिंग देगा, बुक से ही देगा, बुक से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, बुक में अगर वो इक्वेशन दी हुई है तो ही वो उसे बैलेंस करवाएगा तुमसे। ठीक है, कुछ भी बाहर से नहीं। चौथा ऑप्शन क्या है? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। अब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर में क्या हो रहा है? कह सकते हो कि आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो जब हम कहते हैं आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो इस समय पे हो क्या रहा है एक्चुअली? H2O जो है सॉलिड, वो कन्वर्ट हो रहा है H2O में जो है लिक्विड। तो कोई केमिकली न्यू सब्सटेंस बना क्या? केमिकली न्यू सब्सटेंस का मतलब कुछ केमिकल चेंज हुआ क्या? केमिकल चेंज क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूट जाएं और नए बॉन्ड बने, उसे क्या कहा आपने? केमिकल चेंज। तो पुराने बॉन्ड टूटे क्या भाई? पुराने बॉन्ड टूटे क्या? H2O का H2O ही है। नया बॉन्ड कुछ बना क्या? नहीं, H2O ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। कोई चेंज नहीं हुआ मतलब ये क्या है? दिस इज ए फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज है। स्टेट में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, जब तक पुराना मॉलिक्यूल टूट के नया मॉलिक्यूल नहीं बन रहा तब तक केमिकल चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओए कहाँ गई तुम? ठीक है भाई, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये हमें दी हुई है दूसरी एक्टिविटी, है ना। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। इस अब ये एक्टिविटी क्या है? इसमें हमें केमिकल चेंज के टाइम हमें कैसे पता चलेगा ना, हमारे पास तो आंख नाक कान यही सब चीजें हैं ऑब्जर्व करने के लिए, हम घुस के तो देख नहीं सकते, है ना, कि मॉलिक्यूल भाई घुस के दिखाओ क्या है, चेंज हुआ कि नहीं हुआ।
तो हमें चेंज कैसे देखेंगे? हमारे कुछ सेंसेस है, 5 सेंसेस दिए भगवान ने, उन्हीं की हेल्प से कुछ ना कुछ देखेंगे, है ना। 5 सेंसेस दिए हैं भगवान ने, उन्हीं की हेल्प से कुछ ना कुछ देखेंगे कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो उन 5 सेंसेस का यूज करने के लिए हमें ये 4-5 चीजें हैं जिससे हमें देख के पता लग सकता है कि भाई केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है ना? पहली चीज चेंज इन स्टेट, है ना, कि केमिकल चेंज में चेंज इन स्टेट होगा, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिर्फ चेंज इन स्टेट होगा, हो भी सकता है नहीं भी। ये जो 4 चीजें दी हुई है उनमें से 2-3 चीजें भी हो सकती है, कोई एक चीज भी हो सकती है, पर ये चीजें जनरली देखने को मिलेगी। सिर्फ चेंज इन स्टेट होगा तो हम उसको फिजिकल चेंज ही कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो इनमें से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 बार आ गया भाई, पीपीटी बनाने वाले तेरी लीला अपरंपार, ठीक है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब जैसे एक एक्टिविटी दी हुई है, ये इसमें क्या कहा गया कि जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, उसे हम किस में डाल रहे हैं? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं, उसे हम डाल रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। और क्या ये क्या बन रहे हैं? इधर हाइड्रोजन बबल्स बन रहे हैं। तो ये एक्चुअली में रिएक्शन कौन सी है? ये रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, जो अगले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? अगर इसकी रिएक्शन हम लिखें, वैसे तो मेटल नॉन मेटल में लिखेंगे, जिंक सॉलिड है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है? H2SO4 से, जो कि एक्वा सॉल्यूशन है। डाइल्यूट AQ का मतलब क्या? एक्वा सॉल्यूशन, पानी में सॉल्यूशन है। ये क्या बना रहा है? अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो H2 गैस प्लस क्या बनाता है? जिंक सल्फेट। सर ये कैसे जादू किया? जिंक सल्फेट कैसे बनाया आपने? आपको कैसे याद था जिंक सल्फेट था? अब भाई आज बात नहीं करना है, बहुत सिंपल है, एक सीरीज बताएंगे, सब याद हो जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में नहीं, किस चैप्टर में? एसिड एंड बेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस काम का क्या क्या देखना है? यहाँ पे काम की चीज़ क्या है कि चेंज इन स्टेट क्या हुआ, है ना। चेंज इन स्टेट क्या हुआ कि पहले इनिशियली जब डाला था तो एक सॉलिड था, इनिशियली जब डाला था तो एक सॉलिड था और दूसरा लिक्विड था। सॉलिड लिक्विड को डाल के गैसेस चीज बनी कुछ, हाइड्रोजन। चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर कैसे? कि सर जिंक पहले तो सिल्वरी कलर का था, उसे जब हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया तो ये सॉल्यूशन कैसा था? कलरलेस। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कलरलेस होगा, याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी चीज बोल रहा है एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन गैस हुई क्या? हाँ हुई। चेंज इन टेम्परेचर हुआ क्या? हाँ कुछ ना कुछ, या तो चेंज इन टेम्परेचर में भी क्या क्या रिएक्शन है वो भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीज है, ठीक है। ऐसे ऑब्जर्व करना है भाई। तो जनरली क्वेश्चन क्या बनता है कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो तुम्हें क्या क्या चीजें ऑब्जर्व हो सकती हैं? तो ये 4-5 चीजें हैं, इनमें से कुछ बता दो, ठीक है। चेंज इन कलर भी हो सकता है ना, चेंज इन कलर भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंसिंग का। द करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन शोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बाद में करते हैं। डिटरमाइन इफ ए रिएक्शन हैज अकर्ड, ठीक है। ये वही दूसरी एक्टिविटी एक और दी हुई है। दूसरी एक्टिविटी क्या दी हुई है? ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या कह रहा है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्यूशन, इन दोनों को मिला रहे हैं, है ना। ये वही जिंक ग्रेन्यूल्स वाला है। अब इस पे ध्यान देते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट क्या होता है? PbNO3। अब लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, तो ये हो जाएगा PbNO3 2। कैसे लिखा भाई? कैसे लिखा बताते हैं तुमको। 9th क्लास है, जिसको ये नहीं करना आता, जब मैं बोलूँ लेड नाइट्रेट और तुम्हें लेड नाइट्रेट बनाना नहीं आता तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। साइंस मत लेना, चुपचाप से आर्ट्स ले लेना, मुझे 11th में परेशान मत करना, है ना। अब तुम्हें बोला गया लेड,
तो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Pb2+, एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। नाइट्रेट होता है NO3-, 9th क्लास में सिखाया था ये। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे, दोनों के नीचे उनकी वैलेंसी लिखी, क्रिस क्रॉस किया, Pb×1 और NO3×2, NO3×2, Pb×1, ये हो गया लेड नाइट्रेट। ऐसे ही कुछ भी बनाना हो, एल्यूमिनियम सल्फेट Al3+SO4 2- क्रिस क्रॉस, ये भी नहीं आता तो तुम्हारे नंबर क्रिस क्रॉस, ठीक है। तो इतना तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब ये रिएक्शन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट इज PbNO3 इसका रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड से, KI। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, है ना। तो दिस आगे जाके देखेंगे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है वो भी थोड़ा आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये मान लो कि कैटायंस एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो जने एक दूसरे के जगह को इंटरचेंज कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हें कहूँ विस्थापित बोलते हैं हिंदी में। विस्थापित मतलब कि एक अपनी जगह से हटा देना। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अपनी जगह एक एक्सचेंज कर ले दोनों आयंस, ठीक है। तो PbI ये बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। हुआ क्या, ध्यान से देखो क्या हुआ। ये लेड चला गया इस आयोडाइड के साथ, ये लेड चला गया इस आयोडाइड के साथ, और ये पोटेशियम चला गया इस नाइट्रेट के साथ। दोनों आयंस ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे भी करेंगे इस पे। हाँ भाई, अब इस टॉपिक में क्वेश्चन क्या आया देखो। इस टॉपिक में क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल लेबोरेटरी, है ना। एक बच्चे ने अपनी स्कूल लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये बुक का ही है, बुक से बाहर थोड़ी आएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आंसर को पूछा गया है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस टू जस्टिफाई दैट दिस एक्सपेरिमेंट ए केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। कोई 2 ऑब्जर्वेशन बताओ जिससे हमें पता लगे कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। क्या करेंगे, अब हमने 4 कौन कौन से पढ़े थे। हमने पढ़ा था, बताओ भाई, पहला चेंज इन स्टेट दिखेगा हमें। चेंज इन स्टेट किसका दिखा, जिंक का दिखा भाई। अगर बोले साथ में बोल दे जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या बोलोगे, चेंज इन स्टेट किसका हुआ, जिंक, सॉलिड से एक्वस सॉल्यूशन में चला गया। दूसरा चेंज इन कलर, कलर किसका चेंज हुआ सर, जिंक का। जिंक कहां से चला गया सर, सिल्वर था, अब बन गया कलरलेस सॉल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ गैस, सर गैस निकली, कौन सी निकली, अरे वो वाली नहीं, एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस। फोर्थ बताओ भाई, और बताओ क्या दिखेगा, चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट बाहर निकलेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हो। अब देखो नंबर किस पे मिलेंगे, है ना। ये तो बता दिया आंसर क्या है, अब नंबर कैसे मिलेंगे। अब ये कोई बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखने कि 4 लाइन का आंसर, 5 लाइन का आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसे तुमसे चाहिए कोई भी 2 चेंज बता दो, क्या क्या चेंज होंगे, है ना। तो जैसे अब बोर्ड चेक करने वाले को क्या मिलेंगे, ये 2 ऑप्शन, ये 2 दिए हुए हैं, है ना। और भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 कि अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था, कॉपी चेक करने वाले को क्या बोला गया
कि भाई एक चेंज लिखने का एक नंबर है। तो अगर तुम शाणे हो कि नहीं सर मैं तो 5 लिख कर आया था, 2 नंबर का क्वेश्चन में 5 दे दो, हलवा है क्या? 2 का क्वेश्चन है, 2 चेंज लिखो काफ़ी है, 5 लिख के टाइम वेस्ट मत करो। वर्ड लिमिट इसीलिए बोला जाता है ना। दूसरा, ये 2 लिख सकते हो, इनमें से कोई भी 2 लिख दो, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे पूरा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दी फॉलोइंग चेंजेस वर्ड टेक प्लेस, ये चेंज होगा सर, बड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए ही नहीं उसे, उसे क्या चाहिए 2 लाइन, है ना। तो ध्यान रखेंगे, टाइम बचाएंगे, ताकि टाइम कहाँ लगा पाए, बड़े क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करोगे तब रहोगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन लिखने में अगर बेसिक तुम्हें किसी भी केमिकल इक्वेशन का एक स्केलेटल बताऊं तो क्या होता है, रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट में, है ना। इनमें 2-3 रिएक्टेंट होंगे जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और राइट में दिखा रहे हैं हम प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या बने, यही होता है। रिएक्टेंट आपस में जुड़े और प्रोडक्ट बना, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स क्या क्या होंगे, हाँ। अब रिएक्टेंट्स तुम्हें देगा, है ना। दो तीन तरह से क्वेश्चन आता है केमिकल इक्वेशन में। या तो एक तो तुम्हें वर्ड इक्वेशन दे देगा, वर्ड इक्वेशन के रिएक्टेंट के नाम दे देगा, और नाम दे देगा, नाम से तुम्हें रिएक्शन लिखनी होगी, है ना। फिर तुम्हें तुम्हारे 9th के पाप याद आएंगे, सर उसमें लिख दिया था, है ना, बेरियम सल्फेट। अब मैं सोच रहा था बेरियम क्या होता है, होंगे आप पे से कुछ बच्चे ऐसे, है ना। तो थोड़े पाप वाप कम करो ताकि जन्नत नसीब हो पाए तुम्हें, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, अब एक क्वेश्चन तो कैसा देगा तुम्हें, वर्ड्स दे देगा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो हो सकता है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये 2 दे कि इनका रिएक्शन बताओ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन की इक्वेशन लिखो, है ना। हो सकता है पूरी दे दे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर पूरा ऐसे लिख देगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ एयर प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन लिखो, है ना। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन क्या आता है कि तुम्हें हो सकता है स्केलेटल इक्वेशन दे दे, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल लिखे हुए हों, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल लिखे हुए हों, वो इक्वेशन दे दे, है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल लिखे हुए हों, वो इक्वेशन दे दे, और फिर तुम्हें बोले इसको बैलेंस करो, ठीक है। तो बैलेंसिंग वाले इक्वेशन में भी एक तरह का क्वेश्चन, या तो बैलेंस करने को देगा या फिर बोलेगा बैलेंस क्यों करते हैं बताओ, ठीक है। जैसे अब ये तो प्रोसेस है, ठीक है, किस किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अब दूसरी एक और चीज क्या, रिएक्शन ऐसा नहीं है तुम्हें कोई सी भी पूछ लेगा, वो रिएक्शन वही पूछी जाएगी जो तुम्हारी बुक में है, ये ध्यान रखना है। तो फालतू टेंशन नहीं लेनी है, इसके बाहर से पूछ लिया तो क्या होगा, ये वो नहीं, ठीक है। तो राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशन में तुम्हें एक चीज़ और क्या आनी चाहिए कि तुम्हें नाम सुनो किसी भी आयनिक कंपाउंड का, और नाम सुन के उसका फॉर्मूला लिख पाओ। नहीं आता है तो प्यार से कह रहा हूँ 1-1.5 घंटा लगेगा। 9th क्लास में जाना, आयन्स याद करना, ना 9th क्लास में जाना मतलब बुक उठाना, है ना, आयन्स याद करना, एक बार उसमें क्रिस क्रॉस मेथड दिया है उसकी प्रैक्टिस कर लेना 1-1.5 घंटे, फिर जो जो कंपाउंड्स के नाम तुम्हारी बुक में है उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है। 4 से 5 घंटे लगेंगे, पाप धुल जाएंगे। गंगा जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़्यादा बड़े पाप हो जाएंगे, 11th में भी साइंस ले लोगे पाप करने का, तब जाना, है ना। तो ठीक है, तो राइटिंग केमिकल इक्वेशन, तो पहला क्या आएगा कि तुम्हें रिएक्टेंट के नाम दिए हों और उससे इक्वेशन लिखनी हो, और दूसरा बैलेंसिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं कि एक क्वेश्चन आता है काफ़ी मतलब अच्छा तो नहीं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी साइंस ले रहा है उसे पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। तो मेनली तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग इसका एक आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। क्या होगा कि रिएक्शन जब तुम करा रहे हो तो जितना मास है रिएक्टेंट्स का, है ना। अब रिएक्शन में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, एटम तो वहीं के वहीं रहे,
ना कोई एटम गायब हुआ, ना कोई नया एटम अंदर आया, और एटम उतने के उतने ही है, तो मास भी उतना का उतना ही होना चाहिए। तो आंसर क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। पर जो ज्यादा पढ़े लिखे, जो शाणे लड़के हैं, वो क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। कुछ लोग लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन का क्या मतलब है? कि जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे, है ना। जैसे लेफ्ट साइड में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिला के जितने एटम्स होंगे, ओ हो, आ हा, है ना। क्या है? जिंक साइड में, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड में जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड में होंगे एटम्स। प्रोडक्ट में क्या है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो लेफ्ट साइड में जिंक जितना है, राइट साइड में भी जिंक उतना ही होगा, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जितना है, राइट साइड में भी उतना ही होगा। लेफ्ट साइड में सल्फर जितना है, राइट साइड में भी उतना ही होगा। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन जितना है, राइट साइड में भी उतना ही होगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब वहीं हम बैलेंसिंग की बात करें, सर बैलेंस कैसे करते हैं? तो बैलेंस करने में तुम्हें क्या करना है हमेशा? एक तो है क्वेश्चन करने का, कि मिनटोस तरीका भी ये बताऊंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन दी हुई है हमें कि इसे बैलेंस करो, है ना। हमें ये इक्वेशन दी हुई है कि इसे बैलेंस करना है। पहले क्या लिखना है कि लेफ्ट साइड में कितने एलिमेंट्स हैं, तो लिख लिया सर, जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है ना। चलो इधर कर लेते हैं। जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। लेफ्ट साइड लिख लिए सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हर सबके एटम गिनेंगे। जैसे जिंक 1 इधर है, ठीक है सर, एक एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन, सर ये H के नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर फॉर सपोज यहां पे 3 होता, इसका क्या मतलब है कि H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल कितने हैं? 3। डिफरेंस समझ में आया? मैं कहूं कि H2SO4 सिर्फ ये लिखा है, इसका मतलब क्या है? H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसके आगे 3 लिख दूं, इसके आगे मैं लिख दूं 3, तो ऐसा क्या है? H2SO4 के मॉलिक्यूल जिसमें एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होता है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 3, है ना। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं, इसलिए हमेशा सिर्फ और कोफिशिएंट्स लगाते हैं। कोफिशिएंट जैसे मैथ में लगाते हो, x² + y², x² का कोफिशिएंट लगा होता है 3x², है ना। तो जैसे मैथ में कोफिशिएंट लगाते हो, यहाँ पे भी सिर्फ कोफिशिएंट लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम बोलोगे सर मेरे को ये नंबर चेंज करना है, ये नंबर चेंज करोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, जो तुम्हें परमिट नहीं करता, है ना। तो रिएक्शन में अगर तुम ये नीचे वाला नंबर चेंज कर दोगे, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन में तुम नीचे वाला नंबर चेंज कर दोगे, इसका मतलब यह है कि तूने मॉलिक्यूल बदल दिया। मॉलिक्यूल नहीं बदलना है, मॉलिक्यूल के नंबर बदल सकते हो बस, ठीक है। तो जिंक, H2SO4, ZnSO4, H2, सल्फर गिनोगे 1, ऑक्सीजन गिनोगे 4। ऐसे राइट साइड में गिनो, जिंक RHS, अरे अभ्यास वालों मार मत देना, आपके नाम के ऊपर लिख दिया, मेरा ही है। सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। अरे भैया ये तो बैलेंस है, लेफ्ट राइट में दोनों सब सारे एलिमेंट्स बराबर है, इसका मतलब ये क्या है? पहले से बैलेंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई बैलेंस्ड। अब जिसमें नहीं बैलेंस्ड है वो करके देखते हैं। जैसे अगली रिएक्शन है ये FeH2O प्लस आयरन का रिएक्शन वाटर से दे रहा है आयरन ऑक्साइड और H2। अब इसको करना है, क्या बोला उसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन में उसने बोला कि अगर हम आयरन का रिएक्शन
कर रहे हैं H2O के साथ। अब इसको स्टीम फॉर्म में ही लोगे तो ही रिएक्ट होगा। स्टीम फॉर्म सर, स्टीम फॉर्म, अरे मिटो मिटो पार्थ। गैस लिखा मतलब स्टीम, Fe3O4 सॉलिड प्लस H2 गैस। ठीक है, इससे बैलेंस करना है। कैसे करेंगे देखते जाओ। क्या लिखना है सबसे पहले? एलिमेंट आयरन, फिर दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। फिर लेफ्ट हैंड साइड में सबके कितने कितने मॉलिक्यूल है, वो एटम्स है, वो लिखना है। आयरन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। राइट साइड में इसको लिखेंगे RHS। राइट साइड में आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 2। बैलेंस है क्या? नहीं सर, बैलेंस नहीं है सर। तो क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब बैलेंसिंग में हमें क्या करना होता है? सब NCERT के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, नहीं तो हम बैलेंस से तो मैथ से भी कर सकते हो, है ना। बहुत ही प्यारा तरीका है मैथ से बैलेंस करने का। फुल फ्लेजेड क्लासों में बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं है उसका, है ना। लेकिन मैथ से भी बैलेंस हो जाता है। क्या कर रहे हो? लेफ्ट राइट में तुम्हें एटम बराबर करना है, इक्वेशन लिख के कर सकते हो। अभी हम केमिस्ट्री वाला मेथड देखेंगे जो बुक्स बताता है ना। इसमें कभी कभार बच्चे फंस जाते हैं नॉर्मली केमिस्ट्री वाला मेथड से, लेकिन मैथ वाले मेथड से करोगे तो रेयरली चांस है कि फंसोगे। हाँ, अब क्या करना है? आयरन राइट साइड में 3 है, लेफ्ट साइड में 1 है ना। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड में 3 बनाना हो तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बन जाएगा, है ना। ऐसे ही सिमिलरली और भी तरीके हो सकता है। मैं बोलो सर मुझे तो आयरन से चालू नहीं करना, मुझे आयरन से चालू नहीं करना, मुझे चालू करना है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से चालू कर सकते हो। ऑक्सीजन से चालू करने के लिए क्या? राइट साइड में 4 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में 1, है ना। वैसे NCERT इजीएस्ट तरीके से बैलेंस करने के लिए ये रिकमेंड करता है कि सबसे पहले वो कंपाउंड चुनो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एटम्स हो, है ना। चूज दैट कंपाउंड विच हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटम किसमें है? इसमें 1 एटम है, इसमें 3 है, इसमें 7 हैं, इसमें 2 हैं, तो 7 एटम्स वाला लेंगे सर। ठीक है भाई, 7 वाला। अब 7 वाले में आयरन भी है सर, ऑक्सीजन भी है। अब कौन सा ले? आयरन ऑक्सीजन दोनों है, तो कौन सा लेना है? जिसके ज़्यादा एटम्स हो उसे धर लो। राजस्थानी लोग समझ रहे होंगे धरने का मतलब है, वो गलत मतलब नहीं है। धरना मतलब पकड़ना, उसे पकड़ लो, है ना। अब 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे रे रे, इतनी बड़ी गलती। 1, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में अगर मैं ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। 1 × 4 4, इधर भी 4। तो अगर 4, अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि मैं कोफिशिएंट में 4 लिख रहा हूँ। ध्यान रखना, हमेशा कोफिशिएंट में ही लिखना है, ठीक है। कोफिशिएंट में ही लिखना है, नीचे नंबर चेंज मत कर देना। सर मैं H2O4 करना चाहता हूँ सर, मैं ये यहाँ पे 4 लिखना चाहता हूँ। अबे फेल कर देगा वो। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या करो सर? अब जो कंपाउंड सेलेक्ट किया था उसमें दूसरा वाला एलिमेंट बैलेंस कर दो। बिल्कुल सही। क्या करना है? पहले वो कंपाउंड पकड़ना है जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो, फिर उस कंपाउंड में भी वो करना है बैलेंस जिसमें सबसे ज़्यादा एटम हो। अब ये वाला हो गया, दूसरा वाला बच गया आयरन। आयरन इधर 3 है, इधर कितने करने चाहिए मुझे? × 3। बैलेंस हो जाएगा? हाँ सर बैलेंस हो जाएगा। आयरन बैलेंस हो गया। अब क्या बचा? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को देखो सर, हाइड्रोजन मैंने इधर 2 लिखा था, इधर तो 8 है। अबे जब तूने इधर 4 लगाया तो ये भी मल्टीप्लाई हुआ। समझ में आया कि इधर 4 लगाया तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई नहीं हुआ, हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हुआ। तो तुम पहले ही इसे 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हो। क्यों? जब ऑक्सीजन बैलेंस किया था तब हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हुआ था।
अब हाइड्रोजन 8 है, उधर कितने हैं 2, तो सर अगर मैं इधर भी इंटू 4 कर दूं तो 8 हो जाएगा। कर दो भैया, इधर भी इंटू 4 कर दो, हो गया बैलेंस, बैलेंस तराजू हो गया। आयरन कितने हैं दोनों तरफ 3, हाइड्रोजन कितने हैं दोनों तरफ 8, ऑक्सीजन कितने हैं दोनों तरफ 4, बैलेंस्ड बैलेंस्ड बैलेंस्ड। दिस इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, है ना। तो एक्चुअल मेथड ये है, जनरली इसका क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, इसका क्वेश्चन जनरली आता है 1 नंबर का। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में ना पूरा करके नहीं दिखाना होता, सीधे आंसर लिखना होता है। अगर ये बड़े क्वेश्चन का भी पार्ट आएगा तो दिस विल, अगर वो बोला कि रिएक्शन लिखो और उसे बैलेंस करो, तो ये करके नहीं दिखाना है, रफ में बैलेंस कर लेना है और आगे फिर दिखा देना है, ताकि तुम्हारी कॉपी अच्छी दिखे। ठीक है, जितना सही आंसर लिखना जरूरी है उतना ही जरूरी है अच्छी कॉपी दिखे, ताकि टीचर का ऐसे काटा पीटी करोगे टीचर ऐसे नंबर काट देगा तुम्हारे। कॉपी भी अच्छी दिखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो भाई। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, Al plus H2O gives Al2O3 plus H2। अब इसे बैलेंस करना है और PQRS बताना है। PQRS क्या है, कोफिशिएंट्स है, इन्हें बैलेंस करना है और PQRS बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, एक तो है अभी मेथड बताया करने का, वो तो है नॉर्मल तरीका, है ना। जैसे नॉर्मल तरीका कौन सा है कि सर इधर पूरी लिखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। इधर लिखेंगे LHS, इधर लिखेंगे RHS, है ना, LHS RHS लिखेंगे। और फिर उसके बाद लेफ्ट में Al1 है, राइट में Al2 है, लेफ्ट में हाइड्रोजन 2 है, राइट में हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट में ऑक्सीजन 1 है, राइट में ऑक्सीजन 3 है ना। अब क्या करोगे, वही सर सबसे बड़ा कंपाउंड लिया, उसमें सबसे ज़्यादा एटम वाला एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद पकड़ लिया एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम 3 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो ये 3 हो चुका है। और इसको 3 बनाना है तो क्या करो, 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। दिस इज LHS RHS, टाइम लगेगा। अपन क्या करेंगे, ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखेंगे, मेंटोस जिंदगी जिएंगे। मेंटोस जिंदगी क्या है, अब अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन देखो कि लेफ्ट में एल्यूमिनियम जितने राइट में है उतना ही लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये देखो तो क्या दिखेगा तुम्हें कि लेफ्ट में एल्यूमिनियम कितने होंगे P, राइट में कितने होंगे 2 × R, नीचे 2 इधर R। तुम यहां से क्या देख सकते हो कि R जो होगा P का हाफ होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर P 2 है तो R 1 होना चाहिए। ठीक है, P शुड बी डबल ऑफ R, है ना, ये होना चाहिए। तब इसमें क्वेश्चन में देखो भाई P R का डबल किस में है, P शुड बी डबल ऑफ R, तो P शुड बी डबल ऑफ R। और किसी में है क्या ऑप्शन, 2 1 का डबल है, 2 1 का डबल दिख रहा है। और किसी में है क्या, 3 2 डबल है, 3 नहीं है, 2 3 डबल है नहीं है, 3 2 डबल है नहीं है। डबल किस में है, सिर्फ और सिर्फ C में। नहीं समझ में आया मेथड, नहीं समझ में आया मेंटोस मेथड। अबे मेंटोस खाओ, दोबारा बता रहा हूँ देखो, ये सब जब ऑप्शंस दिखे बैलेंसिंग में, ये सब नहीं करने बैठना, टाइम लगेगा, 2 मिनट बचाओ, 2 मिनट लगते हैं वो भी बचाओ, बाद में कमाएंगे। क्या करना है तुम्हें, ये क्वेश्चन देखोगे तो कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो। ठीक है, कोई भी एलिमेंट पकड़ो, जैसे मैंने कह दिया कि सर ओके अब मैं पकड़ लेता हूँ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है Q × 1, और इधर कितना है R × 3, R × 3, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि R 1 है तो Q 3 होना चाहिए, है ना। तो
अब देख लो ये वाला 3:1 रिलेशन कहाँ पर है ना? 3:1 का रिलेशन कहाँ है देख लो। क्यू जो होना चाहिए आर का ट्रिपल होना चाहिए, तो क्यू आर का ट्रिपल पी क्यू आर नहीं है, पी क्यू आर है ना। क्यू इज ट्रिपल ऑफ आर। इधर ट्रिपल है क्या? नहीं है। इधर ट्रिपल है क्या? नहीं है। इधर ट्रिपल है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है और हमेशा एक ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से। ठीक है, तो टाइम बचाना ही ऐसे क्वेश्चंस में। हाँ भाई, ये क्वेश्चन ट्राई करना खुद से। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई है ना, केमिकल रिएक्शन पूछने में। बाकी सब थोड़े सिंपल है, ये थोड़ा ट्रिकी पड़ता है ना। बैलेंस करना ट्रिकी क्यों पड़ता है? क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन गिनोगे तो ये हमेशा इवन है, राइट साइड में ऑड नंबर्स है, तो ना वो थोड़ा मिसमैच पड़ता है। इसलिए दिस इज वेरी, अगर एग्जाम सेटर चाहता है कि तुम्हें वो बैलेंसिंग में फंसा दे, कि बैलेंसिंग के 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा फंसोगे 5 नंबर के 2 छूट जाएं, तो ये वाला देगा वो, है ना। तो मैं तो कहता हूँ क्या बोलूँ, एक कदम आगे, इसको रट लो। अगर नहीं आता, बैलेंसिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको तो रट ही लो, बाकी हो जाएंगे इजीली। ठीक है, तो क्या रटोगे? 2241। भाई मेरी बात नहीं मानता ये। क्या रटोगे? 2241, जोर से बोलो मेरे साथ। 2241 2241 2241। ये वाली रिएक्शन दिखे लेड नाइट्रेट की, तो 2241। ठीक है, इसे तो रटी लो। मजाक मजाक नहीं कर रहा मैं, प्यार सर पढ़ाने आए थे, आप तो रटवाने लग गए ना। भाई मेरा काम है तुम्हारे नंबर मैक्सिमाइज करना। एंड के 10 दिन में मैं तुम्हें आइंस्टाइन नहीं बना सकता। 1 साल 2 साल पहले आते तो अब तक बन चुके होते। ठीक है, तो अब तुम्हें मैं आइंस्टाइन नहीं बना सकता, मैं तुम्हारे पास नंबर मैक्सिमाइज करवा सकता हूँ ये बता के कि कैसे आंसर लिखना है, सामने वाला क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का। ये तो तुम्हें पता ही होगा। हाँ, इसके बारे में भी एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि तुम केमिकल रिएक्शंस में ये ब्रैकेट में हमेशा लिखते हो कि कौन सा स्टेट है। अबे स्टेट राजस्थान गुजरात नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड गैस, सॉलिड गैस, ये सब लिखते हो, है ना। अब अगर मैं बताऊं तो जा ना, देखो, नहीं लिखने के नंबर कोई नहीं काटेगा ऐसे ऐसे सच। अगर अल्टरनेटिव लिखा हो नंबर काटने हैं नहीं लिखने के, तो अगर तुम्हें कन्फ्यूजन है, कि तुम्हें जैसे कन्फ्यूजन है कि सर मुझे याद नहीं है Fe3O4 सॉलिड था कि एक्वस था, सर मुझे याद नहीं था सॉलिड था कि एक्वस था, तो मैं एक्वस लिखाया सर। हाँ, नहीं याद है मत लिखो, कोई तुम्हें पकड़ के ज़बरदस्ती नंबर नहीं काटेगा। नहीं पता है, कन्फ्यूजन है, मत लिखो, लेकिन गलत मत लिखो। गलत लिखने से क्या प्रॉब्लम है? गलत लिखने से केमिस्ट्री के टीचरों को या साइंस के टीचरों को आता है गुस्सा, इस सॉलिड था ये गैस लिख के आया है। तो गलत नहीं लिखना है, मत लिखो, लेकिन गलत नहीं लिखना, गंदा इंप्रेशन जाता है ना, कि नहीं आता तो भी बकबक कर रहा है। ठीक है, तो स्टेट्स याद ना हो तो नहीं लिखना है। ठीक है, अब एरो के ऊपर जनरली क्या चीजें लिखी रहती है? 2-3 चीजें लिखी रहती हैं एरो के ऊपर। एक तो कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन, कि प्रेशर ज़्यादा लगाया है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसा कुछ, है ना, कि रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज़ें आती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। और इनके अलावा और क्या चीज़ें? कुछ कैटलिस्ट डाला हुआ है, कुछ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है? रिएक्शन को तेज करवाना। अच्छा, अब कुछ बोलते हैं बोलते हैं सर रिएक्शन को धीरे करवाएगा, उसे भी तो कैटलिस्ट बोलेंगे। नहीं, उसे कैटलिस्ट नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनहिबिटर, है ना। तो कैटलिस्ट इज ऑलवेज यूज, कैटलिस्ट जो टर्म है वो सिर्फ ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करी जाती है जो रिएक्शन को तेज कराए, जल्दी तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक लेके जाए कैटलिस्ट।
जैसे अभ्यास IIT, अभ्यास क्या कर रहे हो तुम, जल्दी मुकाम तक जा रहे हो, फेल हो जाते 10th में, यहाँ नहीं आते तुम, ठीक है। तो कंडीशंस रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को तेज स्लो करने वाले को बोलता है इनहिबिटर, इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिएक्शंस और दी हुई हैं, है ना। तो पहली रिएक्शन जो तुम्हारी है मेथनॉल की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी ध्यान रखना है। तो इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी रिएक्शंस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को जब तुम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो मेथनॉल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन के साथ तो मेथनॉल बनता है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा रिएक्शन है तुम्हारे फोटोसिंथेसिस की, है ना। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, बायो में भी फोटोसिंथेसिस तो है ही तुम्हारी, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया है एनवायरनमेंट से, ठीक है। अभी एक्वस लिखा है क्योंकि डिजोल्व्ड इन वाटर है। 12H2O वाटर मॉलिक्यूल्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के ये क्या बना रहे हो, दिस इज ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, है ना। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और वाटर, ठीक है। तो दिस इज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। समझ में आया भाई। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सनलाइट, सनलाइट मतलब कंडीशन, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज योर कैटलिस्ट, या फिर ये कह लो कि जो रिएक्शन बनाने में काम हेल्प कर रहा है, ठीक है। डन, इतना डन भाई, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना। अब थोड़ा हम टेरिटरी में जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर से निकल के लॉन्ग आंसर केस स्टडी की तरफ, हाँ। अब बड़े क्वेश्चन जितने भी हैं, तुम्हारे यहाँ सबसे पहला प्राइमरी काम होना चाहिए कि क्वेश्चंस को सही से पढ़ो। पहला सबसे प्राइमरी काम का है, प्राइमरी काम का ही है भाइयों, राजस्थानी समझ रहे होंगे। प्राइमरी काम क्या है तुम्हारा, प्राइमरी काम है कि पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो पढ़ो, और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसको इनसर्किल करते चलो, कि ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ताकि कुछ छूट ना जाए। छूट जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, देखो बताता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है वाई डू वी बैलेंस, वाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, है ना। पहली चीज इसमें पूछ रहा है कि हम बैलेंस क्यों करते हैं भाई। अरे पहली चीज पूछ रहा है वाई बैलेंस, तो ऐसे पढ़ो और अंडरलाइन कर लो, है ना। पढ़ के अंडरलाइन कर लिया कि हाँ भाई पहली चीज पूछी है बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पूछा है नेम एंड स्टेट द लॉ, नाम बताना है और स्टेट करना है, मतलब थोड़ा सा डेफिनेशन बता देनी है। दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द फॉलोइंग। तीसरा क्वेश्चन वो इसी में पूछ रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दी है इससे बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन 3 नंबर का है, लेकिन पूछ कितनी चीजें रहा है, 1 2 3 4, 4 चीजें पूछ रहा है वो। और अब उसने 3 नंबर के क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी हैं, तो तुम्हें ये पूरे नंबर लेने हैं तो ये 4 चीजें बतानी पड़ेंगी। इनमें से कोई एक भी छूट गई ना, नंबर कटेंगे। जैसे मान लो तुमने पढ़ा वाई डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तुमने नेम दे बता दिया पर उसे एक्सप्लेन नहीं किया, स्टेट नहीं किया क्या है लॉ, तो तुम्हारा आधा नंबर तो ऐसे ही कटेगा। अब तुम चाहे उसमें पूरी कॉपी भर के आंसर लिख दो इस क्वेश्चन का, बचा हुआ आंसर में चाहे तुम पूरी कॉपी भर दो, वो आधा नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा। इस जन्म में भी नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगा। पैर गिड़गिड़ा लो, पैर पकड़ लो, नहीं दिया था तो नहीं मिलेगा। तुमने अगर उसे आंसर कॉपी में उसे नहीं दिया उसको तो नहीं मिलेगा। लालू जी कहते हैं ना,
नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा, वही हिसाब है, नहीं लिखा था तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज वाई डू वी बैलेंस, बैलेंस अभी हमने देखा बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड और नीदर क्रिएटेड, पहली चीज। हाँ, तो वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, है ना, कि ना हम मास को बना सकते हैं ना हम बिगाड़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या पूछ रहे, नेम एंड स्टेट द लॉ, इस लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज कि तुम बताओगे कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फिर एक्सप्लेन करोगे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इन ए केमिकल रिएक्शन लिखना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास डिस्ट्रॉय होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या, वो एकदम वो रेडियो एक्टिविटी वाली, रेडियो एक्टिविटी नहीं समझ रहे हो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो रिएक्शंस होती है, यूरेनियम से तोड़ के जो एनर्जी बनाई जाती है, वो वहाँ पे मास डिस्ट्रॉय होता है, पर यहाँ नहीं होता केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो इसने क्या दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बताना है, इस लॉ को स्टेट करना है। तो इसके बीच वाले के देखो कितने नंबर है, लॉ लिखने के आधा नंबर है, और ये लॉ को स्टेट करने के आधा नंबर है। ठीक है, लॉ को का नाम लिखने के आधा नंबर है और लॉ को एक्सप्लेन करने के आधा नंबर है ना। तो ये रहा, वाई डू वी बैलेंस, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है ये, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, है ना। फिर कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर उसी को एक्सप्लेन कर रहा है और फिर बाद में बैलेंस कर रहा है ना। बैलेंस कैसे करोगे, वही LHS अरेस्ट, और याद रखोगे रफ में बैलेंस करोगे। ठीक है, रफ में बैलेंस करोगे फेयर में लिखोगे। नेक्स्ट इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, है ना। अब यहाँ पे जो मैं कह रहा था, तुमने 9th क्लास सही से नहीं पढ़ी है तो गलत करोगे। ठीक है, ये इक्वेशंस हैं, पढ़ लो एक बार। इन इक्वेशंस के साथ क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है इनकी। वर्ड इक्वेशन दी हुई है, वर्ड इक्वेशन से तुम्हें केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और केमिकल इक्वेशन लिख लो तो फिर उसे बैलेंस कर देना। ठीक है, पढ़ लिया भाई। अब आते हैं इस पे, अब बोल रहा है एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2, है ना। फिर उसके बाद टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3, है ना। अब तुम्हें एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं पता है तो क्या करोगे, वापस 9th में जाओगे, 9th का एक चैप्टर उठाओगे, 9th के चैप्टर में आयन याद करोगे, हाँ 3rd चैप्टर है आई थिंक, तो आयन याद करोगे और आयन याद करके क्रिस क्रॉस मेथड करोगे, क्रिस क्रॉस मेथड से AlCl3। फॉर एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड लिखा है, हाँ एक बार करके दिखाया तो बार बार नहीं, इसको तोड़ोगे, ये वाला पार्ट है कैटायन, ये वाला पार्ट है एनायन। एल्यूमिनियम का कैटायन क्या होता है Al3+, और क्लोराइड का एनायन Cl-। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, क्रिस क्रॉस, वन, इधर से आया Cl मल्टीप्लाई हुआ 3 से AlCl3, ये रहा। ठीक है, एंड कॉपर प्लस Cu, अभी से बैलेंस करना है ना। अब बैलेंस जो एक्सपर्ट थोड़े जिनको बैलेंस करना आ जाता है वो है ना, सीधे इक्वेशन पे भी कर सकते हो, रफ में कैसे कर सकते हो इक्वेशन पे, सीधे क्या करना है, राइट में क्लोरीन 3 है, लेफ्ट में 2 है, बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, बैलेंस करने के लिए करोगे LCM। तो कैसे LCM ले सकते हो, 3 और 2 का LCM क्या है 6, तो 3 2 जा 6 और इधर 3 2 जा 6, लेफ्ट में 3 कॉपर है तो राइट में कितने, ये हो गया बैलेंस, राइट में 2 एल्यूमिनियम है तो लेफ्ट में 2 है, हो गया बैलेंस। सिमिलरली जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट। अब ये जो सोडियम जिंकेट है ना, इसको कभी नहीं बोलना,
सोडियम जिंकेट है, इसको कभी नहीं बोलना कि सोडियम जिंकेट क्या होता है। Na2ZnO2 है ना। एक्चुअली जिंकेट ये आयन है, दिस इज जिंकेट, और इसको सोडियम के साथ क्रिस क्रॉस करोगे तो सोडियम जिंकेट। मतलब सोडियम जिंकेट याद रखना, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस प्लस H2। अब स्टेट का क्या करना है, स्टेट याद है तो ही लिखना है, नहीं याद है तो नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे जिंक इज सॉलिड, याद है तो लिखो, नहीं याद है तो मत लिखो, ठीक है। NaOH एक्वस, दिस इज एक्वस, एक्वस मतलब पानी में सॉल्यूशन, दिस इज गैस, ठीक है। अब बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंस तो कर लोगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज सोडियम जिंकेट याद रखना है, ठीक है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट याद रखना है, ठीक है। अब इसका देखो, दो पार्ट क्वेश्चन है, दोनों पार्ट के बराबर एक एक नंबर है। अगर दोनों पार्ट में से ऐसा नहीं है कि कोई एक 1.5 का है, एक 1 का है, दोनों बराबर नंबर के है, हर एक बैलेंस पे एक नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिएक्शंस में तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, पहले वो बात करते हैं। हाँ, टाइप ऑफ रिएक्शन में मोस्ट इसेंशियल थिंग इज डेफिनेशन, है ना। अब डेफिनेशन के लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि 3 वर्ड है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्शन का खुद का नाम में जो वर्ड है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी रिएक्शन लिखो तो ये 3 वर्ड होने चाहिए, है ना। जब भी रिएक्शन लिखो तो ये 3 वर्ड होने चाहिए। रिएक्शन की इक्वेशन लिखो तो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड जो भी डेफिनेशन का नाम है वो तीनों वर्ड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो डेफिनेशन लिखोगे तो क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट कंबाइन होता है, प्रोडक्ट बनता है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। कैसे लिखोगे, क्या 3 वर्ड यूज़ किए मैंने, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और डेफिनेशन जिसकी लिखनी है उसका नाम। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है ना। एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, है ना। अब जो थोड़े कभी अपने पापा से पूछना है ना कि पापा वो पहले चूना आता था जिससे घरों पे वॉल पुट्टी कराई जाती थी, है ना, वो एक्चुअली में क्या है, यही है क्विक लाइम। कभी जाओगे पुराने घरों में तो ऐसे दीवार पे हाथ लगाओगे, ऐसे दीवार पे हाथ लगाओगे तो वो वाइट कलर का झड़ता है ना, वाइट कलर का चूना झड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। वो एक्चुअली में क्या है, कैल्शियम का ऑक्साइड है। अब इसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हीट जनरेट करता है। अब हीट जनरेट करी, इसका मतलब इसको क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक, आएगी तो पढ़ेंगे, हीट जनरेट करता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे 2 रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, ये दोनों कंबाइन हुए बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों कंबाइन हुए बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हुए बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब टू रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इसको क्या बोला हमने, केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और CaOH2 इसको क्या बोलते हैं,
स्लेक्ड लाइम। तो क्या चीज़ें याद रखनी है, क्विक लाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्विक लाइम की। ठीक है, अब क्विक लाइम जो बोला कि पहले दीवारों पे ऐसे वॉल पुट्टी करते थे, क्या करते थे कि क्विक लाइम बनाया, क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाया और इसको दीवारों पे लगा दिया। अब दीवारों पे लगाने के बाद जब ये दीवारों पे रहता था तो क्या ये रिएक्ट करता था एनवायरनमेंट की CO2 के साथ, एनवायरनमेंट की CO2 के साथ रिएक्ट करता था और बनाता था कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, है ना, CaCO3 बनाता था और साथ में रिलीज करता था H2O, है ना। ये लिक्विड फॉर्म में करता था, ये धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता था और हमारी दीवार पे क्या रहता था, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर जैसे मार्बल जो होता है, दैट इज ऑल्सो ए कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है कि वाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज होता है, स्लेक्ड लाइम जो यूज होता है वो वाइट वॉशिंग मतलब पुताई करने में, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, जब स्लेक्ड लाइम को हम लगाते हैं दीवारों पे तो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और इस कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, एकदम पर्ली वाइट कलर। ठीक है, शाइनी वाइट कलर, पर्ली वाइट। ठीक है, और ये जो H2O निकलता है ये इवेपोरेट हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन याद रखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो, सोचो, सॉल्व करो और प्ले करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या प्राइमरी थिंग तुमसे क्या डिमांड कर रहा है कि तुमने 9th क्लास सही से पढ़ी है कि नहीं और उसको 10th क्लास से कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ये दो चीजें हैं, इनको अगर मैं एयर बर्न करूं एयर की प्रेजेंस में तो क्या होगा। तो ये अभी अपने बात करी कि किसी भी चीज़ को एयर की प्रेजेंस से बर्न करोगे तो ऑक्साइड्स बनेंगे, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब वो तुमसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछना चाहता है, तो वो कैसे निकलेगा, वही क्रिस क्रॉस करके, एल्यूमिनियम आयन पता होना चाहिए, ऑक्साइड आयन पता होना चाहिए, मैग्नीशियम आयन पता होना चाहिए और उसको क्रिस क्रॉस करना है ऑक्साइड आयन के साथ। जैसे एल्यूमिनियम आयन Al3+, ऑक्साइड इज O2-, इसके नीचे इसकी वैलेंसी, इसके नीचे इसकी वैलेंसी, क्रिस क्रॉस Al2O3, Al2O3। ठीक है, तो Al2O3 MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो अभी हमने देखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ठीक है, तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एक्चुअली 10th क्लास क्वेश्चन, दिस इज अ 9th क्लास क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट ए प्रोसेस इन विच कॉम्बिनेशन रिएक्शन अकर्स, है ना। इनमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये वाली रिएक्शन आगे हम देखेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कौन सी वाली है, AgCl वाली, AgCl AgBr वाली रिएक्शन अभी आगे देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। दूसरा है बर्निंग ऑफ कार्बन। बर्निंग ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की बर्निंग मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाना और CO2 प्रोड्यूस करना। तो इज दिस ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, बाकी बर्निंग ऑफ मीथेन, बर्निंग ऑफ मीथेन में क्या हो रहा है, CH4+O2, इसको बर्न करोगे तो कार्बन का भी ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन का भी, हाँ CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। ठीक है, CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। CH4+O2 gives CO2 plus H2O, मीथेन इज CH4। ठीक है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन है, नहीं, दो चीजों से दो चीजें बनी, ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अलग है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आंसर बर्निंग ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पे, है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब अगर दो तरह के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अब
तुम्हें ध्यान क्या रखना है, 2 वर्डों पे फोकस करना है, एक्सो और एंडो, है ना। एक्सो का मतलब होता है बाहर, है ना, एक्सो का मतलब ही है बाहर, और एंडो का मतलब अंदर। तो जब तुम इस वर्ड को देखते हो, ठीक है, जब तुम देखते हो एक्सोथर्मिक, जब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक, तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली में? एक्सो का मतलब है बाहर, आउट। थर्म का मतलब होता है हीट। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट बाहर निकले, दैट इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब हीट बाहर के किस में, किस किस रिएक्शन में निकलती है, वो एक्सोथर्मिक है। तो तुम्हारी बुक में 3 एग्जांपल्स दिए हुए मेनली, है ना, इस टॉपिक में 3 दिए हुए, बाकी बाकी चैप्टर्स में और भी हैं, है ना। तो फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब मिथेन, है ना। मिथेन और भी हायर अल्केन्स जो भी हैं, मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, दीज आर पार्ट्स ऑफ नेचुरल गैस। लेकिन मेनली नेचुरल गैस में क्या आता है? मिथेन। तो मिथेन को जब बर्न करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर वेपर। CH4 को जब बर्न करोगे तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O। और साथ में कोई भी एक्सोथर्मिक का एग्जांपल लिखते हो तो ब्रैकेट में हीट जरूर लिखना। अगर तुमने रिएक्टेंट में हीट लिखा तो गलत हो जाएगा, है ना। रिएक्टेंट में हीट लिखने का क्या मतलब है? उसको रिक्वायरमेंट थी हीट की, तो तुम एंडोथर्मिक बता दोगे गलती से। तो क्या करना है? प्रोडक्ट साइड में हीट लिखना है। इसका मतलब क्या है? हीट बाहर निकली है, प्रोडक्ट है। हीट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा रिएक्शन है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब है जो भी तुमने ग्लूकोज खाया है, कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुए, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो तुमने इनहेल करी है, CO2 और H2O में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो साथ में जो ये जो एनर्जी निकली, इसी का तुम यूज करके क्या कर रहे हो? फंक्शनिंग डेली लाइफ में, ठीक है। तो ग्लूकोज जो तुमने खाई, ऑक्सीजन जो तुमने इनहेल करी, इन दोनों की प्रेजेंस में CO2 और H2O जनरेट किया सेल्स ने। ये दोनों चीजें कहां जाती है? सेल्स। क्या होता है? ब्लड के थ्रू तुम्हारा ग्लूकोज पहुंचता है सेल्स तक, और एयर के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचती है सेल्स तक, फिर एयर से फिर ब्लड में जाती है, ब्लड से यहाँ पे आती है। तो CO2 जो तुम एक्सेल कर देते हो, और वाटर, ठीक है। और इसके साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी। हर सेल के अंदर ये प्रोसेस होता है तुम्हारी बॉडी की, और रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। डिकम्पोज, है ना, नाउन से तुम्हें लगेगा कि डिकम्पोजिशन में तो चीजें, डिकम्पोजिशन में क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ोगे उसमें देखोगे कि चीजें, बॉन्ड्स टूट रहे हैं। अब बॉन्ड टूटने के लिए तो सर एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी चाहिए तो ये एंडोथर्मिक हो गया। तो ये सोच के कई बार बच्चे गलत कर देते हैं। लेकिन दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों एक्सोथर्मिक? क्यों? क्योंकि अगर कोई बोले डिकम्पोजिशन तो ओवरऑल एंडोथर्मिक है, लेकिन हमारी बात किसकी हो रही है? कंपोस्ट बनाने की। कंपोस्ट बनाने में क्या होगा कि कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे, वो एनर्जी लेंगे, और कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे, वो एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इन दोनों के बाद ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी लॉस्ट है, उसके बेसिस पे हम बताते हैं एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है ना। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर में कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बिल्कुल सही बात है, रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला? एक्सोथर्मिक। तो इसको बिल्कुल याद रखना है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक्सो, डिकम्पो एक्सो, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, क्वेश्चन पढ़ो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। ये चैप्टर ऐसा है ना। हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से है ना 3 नंबर के क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। या तो 1 नंबर का क्वेश्चन, या 2 नंबर का, या 3 नंबर का। बड़े क्वेश्चन इससे नहीं आते, 5 नंबर के क्वेश्चन इससे नहीं आते इससे, लेकिन 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं, तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पेपर का पहला क्वेश्चन इसी चैप्टर का मिले, है ना। तो इसमें से हमें क्या करना है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसमें से हमें सेलेक्ट करनी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब
पहला क्या दे रखा है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड, है ना, ये तुमने किस में पढ़ोगे, एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में। दूसरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, है ना। अब एक और चीज, अब जिस भी ऑप्शन क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह के ऑप्शंस दिखें, जिस भी क्वेश्चन में तुम्हें इस तरह के ऑप्शन दिखे, कोशिश करना कि अब चारों को एक साथ सोचने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चारों ऑप्शन को देख के एक साथ सोचने लगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हें क्या करना है, एक ऑप्शन पकड़ना है जिसके बारे में तुम श्योर हो कि ये तो पक्का सही है या तो ये तो पक्का गलत है, ताकि तुम ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओ। ऐसे करोगे तो जल्दी भी आंसर आएगा और कंफ्यूजन भी कम होगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखा तुमने कि इस बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, हाँ सर ये तो एक्सोथर्मिक है, ये तो हमने पढ़ा है बुक में, ठीक है। तो 2 तो आंसर में पक्का होगा। 2 कहाँ पर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इन दोनों में 2 नहीं है तो ये तो सर रिजेक्ट, ये तो हमारा दोनों ऑप्शन रिजेक्ट। अब बचता है 1 और 3, डाउट किसमें है, 1 और 3, इन दोनों में से कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो अब सिर्फ 4 को इग्नोर मारो, 4 का काम हो गया, 4 की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 से तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं हुआ, ठीक है। 1 और 3 बच रहे हैं। अब क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर हमने तो ये तो 9th में ही पढ़ा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्या करता है, पानी अपने सराउंडिंग से हीट लेता है और स्टेट चेंज कर लेता है, लिक्विड से गैस। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक। ये क्या है, दिस इज एंडोथर्मिक। तो आंसर क्या होना चाहिए, 3rd भी नहीं होना चाहिए, मतलब क्या बच गया, तो 4 स्टेटमेंट में से तुमने कितने पढ़े, 2, आंसर आ गया। ऐसे करना, ऑप्शन का फायदा उठाना है जहां पे भी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसे फंसाता है वो डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। हमें नाम से क्या लगता है कि एंडोथर्मिक होगा, डिकम्पोजिशन हो रहा है तो। और सेकंड, और जिसको ए याद भी हो अच्छी तरह से, उसके लिए इसने क्या दिया है, रीजनिंग। रीजनिंग में इसने बोल दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट। अब बच्चा देख के कंफ्यूज, है ना, इसको देख के बच्चा कंफ्यूज हो गई कि पहले स्टेटमेंट में डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक, हाँ बात तो सही है, यही पढ़ा था। दूसरे में सर लेकिन डिकम्पोजिशन तो एंडोथर्मिक होता है जनरली, तो ये दोनों चीज़ें एक ना एक स्टेटमेंट तो गलत होगा। बच्चा मार के आएगा सी या डी, है ना, पर एक्चुअली में क्या है, दोनों स्टेटमेंट ही सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इनटू कंपोस्ट, कंपोस्टिंग का एग्जांपल है, कंपोस्टिंग इज एन एक्सोथर्मिक, है ना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट, ये भी सही है, दोनों सही है। बस पहले वाले में क्या है, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो तो है, लेकिन जो कंपोस्टिंग के बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारा, है ना, उस प्रोडक्ट के लिए जो बॉन्ड्स बन रहे हैं उसमें एनर्जी रिलीज एनर्जी इनटेक से ज़्यादा हो रही है, इसलिए दोनों सही है। लेकिन क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। एक्सप्लेनेशन में एक और चीज क्या बच रही है कि एनर्जी रिलीज इज मोर देन एनर्जी रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो बी, है ना। और जिनको ये कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग हैं जिनको कंफ्यूज होता है, सिर्फ ये तो पता लग जाता है हमें कि स्टेटमेंट ए है स्टेटमेंट बी है, ये तो पता लग जाता है हमें कि दोनों सही है, पर सर ए और बी में कैसे बताएं कि ए है या बी है। तो उसके लिए सिंपल सा है, तुम बीच में बिकॉज लगा के देखो। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन, है ना। एक्सोथर्मिक बिकॉज नीड एनर्जी टू ब्रेक डाउन, उल्टा हो रहा है, ये तो रीजन नहीं है, ठीक है। तो क्या मारोगे, बी। तो बिकॉज लगा के देखना, जहां कंफ्यूजन हो असोसिएशन रीजनिंग में बीच में बिकॉज लगा के देखना, ठीक है। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये 3 रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है कि फेरस सल्फेट को हीट करते हो, है ना। अब ये फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो क्या बनता है। अब इसी रिएक्शन को आगे भी जोड़ा हुआ है ना, जहाँ सॉल्ट्स पढ़ोगे तुम, सॉल्ट्स में भी इसी रिएक्शन का एक पहले वाला पार्ट भी लिखा हुआ है कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 फेरस सल्फेट .7H2,
है ना, इसको हीट करोगे तो क्या होगा, तो वहां पे क्या आंसर है, दिस इज ऑफ ग्रीन कलर, इसको ग्रीन विट्रियोल भी बोलते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल, फेरस सल्फेट ग्रीन विट्रियोल। इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा, तो इसको हम हीट करते हैं तो FeSO4 बन जाता है और पानी अलग हो जाता है, ठीक है, फेरस सल्फेट बन जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो इसका कलर होता है हमारे पास व्हाइट का या फिर कलर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करते हो तो क्या होता है, दिस इज हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट करते हो तो क्या होता है, तो हेप्टाहाइड्रेट को हीट करने की बात हो रही है तो बोलोगे कलर ग्रीन से हो जाएगा व्हाइट, और हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्साइड में, आयरन ऑक्साइड में, ठीक है। और इसका आयरन ऑक्साइड का कलर क्या होता है, ब्राउन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ग्रीन से व्हाइट और व्हाइट से ब्राउन, ग्रीन से व्हाइट और व्हाइट से ब्राउन, ठीक है। और साथ में एक गैस रिलीज होती है जिसको, जो गैस है SO2। अब सल्फर की स्मेल जो होती है काफी पंजेंट, पंजेंट मतलब खराब, SO2 SO3 पंजेंट स्मेल। हाँ, तो याद रखना SO2, अगर कोई बोले कि एक कोई गैस रिलीज हो रही थी जिसकी पंजेंट स्मेल थी, तो क्या याद करना है, सल्फर की गैस होगी सर, पंजेंट स्मेल सल्फर की, सल्फर सल्फर, हाँ, पंजेंट स्मेल अगर रिलीज हो तो सल्फर, है ना। जैसे यहां पे भी है, इसको नाक सिकोड़ के दिखाना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही ये वाली हम कर ही चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो CaO CO2, है ना। ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो वापस तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्विक लाइम, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या होगा। अब जो हीट करने पे जनरली क्या होता है, तुम हीट दे रहे हो तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, है ना। अगर तुम हीट दे रहे हो तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और बॉन्ड्स अगर ब्रेक हो रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, CaO। अब वैसे इसका भी पता लगाने का तरीका है कि किसके ऑक्साइड्स में ऑक्साइड, किसको हीट करने पे ऑक्साइड बनेगा, किसको हीट करने पे मेटल मिल जाएगा। जैसे छोटा सा हिट दूँ तो रिएक्टिविटी सीरीज तुमने पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज में अगर कम रिएक्टिव वालों के ऑक्साइड्स को या फिर कंपाउंड्स को हीट करोगे, सॉल्ट्स को हीट करोगे, कम रिएक्टिव जैसे हैं गोल्ड सिल्वर वगैरह, तो इनको हीट करोगे तो तुम्हें प्योर गोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि कम रिएक्टिव है, हल्की सी एनर्जी दोगे तो अपनी मोस्ट स्टेबल जगह पे पहुंचेंगे, है ना। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिव है अच्छा खासा, लेड मीडियम रिएक्टिव है, तो इनको, इनके ऑक्साइड से इनके सॉल्ट्स के तुम हीट करोगे तो ये ऑक्साइड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाईली रिएक्टिव ये, और दिस इज लेड मीडियम रिएक्टिव। इनके ऑक्साइड्स को हीट, इनके सॉल्ट्स को हीट करते हो तो तुम्हें मिलता है ऑक्साइड, इनके सॉल्ट्स को हीट करते हो तो तुम्हें मिलता है ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये हो जाएगा याद, तो ये दो रिएक्शन याद करनी है, लाइमस्टोन की और लेड नाइट्रेट की, है ना। जैसे अब तुम सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, लिखने का टाइम नहीं मिल रहा, मैं ये PPT क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट पे डलवा दूंगा या फिर कहीं पे ड्राइव वगैरह पे डलवा दूंगा, है ना। तुम्हें लिंक डाल दूंगा मैं कहीं पे, एक कॉमन जगह पे डाल दूंगा ड्राइव का लिंक, उस ड्राइव के लिंक से PPT उठा लेना और उसी से डायरेक्ट पढ़ लेना, दिस इज मोर देन इनफ तुम्हारे अच्छे नंबर लाने के लिए, 95% लाने के लिए, है ना। अगर पढ़ा है, साल में 1-2 बार बुक पढ़ी है तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर रिविजन, जल्दी जल्दी पलटो, है ना, और रिवाइज करो। इसीलिए इतनी डिटेल्ड बनाई है ताकि तुम्हारी मेहनत बच जाए, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब ये क्या कह रहा है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मतलब क्या है, FeSO4.7H2, इसकी बात कर रहा है। इसको हीट करोगे तो क्या होगा, अब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, ग्रीन से वाइट, वाइट से ब्राउन, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ो, पूछ क्या कह रहा है, पहली चीज पूछ रहा है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, दूसरी गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 नंबर का क्वेश्चन है,
है ना। अब 2 नंबर के क्वेश्चन में इसने डिवीजन भी कैसे किया है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन का इसने आधा नंबर दिया है। फिर गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, फिर इसने बोला कि तुमने अगर रिएक्शन, 2 रिएक्शन है इसके अंदर, है ना, इस छोटे से में 2 रिएक्शन है, पहला ग्रीन से व्हाइट, इसके लिए आधा नंबर है। फिर इसने बोला व्हाइट से ब्राउन, इसके लिए 1 नंबर है, ठीक है। तो इसने 2 नंबर को पूरा बांट दिया कि ऑब्जर्वेशन बताओगे तो आधा, रिएक्शन बताई तो आधा, और पूरी रिएक्शन बताई तो 1, है ना। अब अगर हो सकता है तुमने ये बता दिया और इसका बैलेंस नहीं किया, है ना, इसको बैलेंस नहीं किया, तो वो क्या करेगा कि तुम्हें ये पूरा 1 नंबर है इसकी जगह आधा देगा। अगर तुम ये वाला पार्ट भूल गए तो ये तुम्हारा आधा नंबर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन, सबसे पहला काम है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन। उसके बाद सॉल्व करना आता है नहीं आता वो तो बाद की बात है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, अब इन्हीं क्वेश्चंस को कई बार घुमा के भी पूछता है। घुमा के कैसे पूछता है, अब इसमें क्या बोला इसने, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट नहीं बोला, उसको बोल दिया एक्स। तो ऑब्जर्वेशंस याद करने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार तुम्हें ऑब्जर्वेशंस बताएगा और बोलेगा ऑब्जर्वेशन बता के कि कंपाउंड बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ लिया क्या भाई, पढ़ लिया, उल्टा पूछा हुआ है जस्ट, है ना, जस्ट उल्टा पूछा हुआ है। नेक्स्ट, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 2 रियल लाइफ एक्टिविटी दी हुई है। अब एक्टिविटीज क्यों जरूरी है, क्योंकि वो बुक में एक्टिविटीज में तुम्हें बताते हैं ऑब्जर्वेशंस, और वो ऑब्जर्वेशंस याद होनी चाहिए। एक्टिविटीज का क्या काम है मेन, कि उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस होते हैं और वो ऑब्जर्वेशंस याद होनी चाहिए, उसका काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी है तुम्हारी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में अब अगर तुम्हें बैलेंस्ड इक्वेशन पता है H2O के डिकम्पोजिशन की, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि पहला तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन लिखो, है ना, पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन लिखो। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की रिएक्शन ये तो लिखनी आती है, H2O से सर H2 और O2 बनेगा, ये ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन में दिख रहा है इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। हाँ, जनरली वो क्या पूछते हैं कि कौन सी गैस का वॉल्यूम डबल होगा दूसरे, है ना, तो या फिर कौन सी गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। तो किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, H2 का कितना ज्यादा होगा, डबल होगा ऑक्सीजन का, एक ये चीज, ठीक है, डबल होगा ऑक्सीजन का। दूसरा क्या, अब इन दोनों गैस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। इन दोनों गैस को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मैं कैसे करूंगा, है ना। तो H2 क्या है, ये हमने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में कि दिस इज वेरी गुड फ्यूल। H2 बहुत अच्छा फ्यूल है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं उनको जलाओगे तो पॉपिंग साउंड निकलेगा, ठीक है, ये इनका आइडेंटिफाइंग टेस्ट है। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प्स इन बर्निंग। तो इसके आगे थोड़ी बहुत बुझती हुई सी तीली लेकर आओगे तो वो तीली वापस जल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हेल्प करेगा बर्निंग में। तो ये इन दोनों के आइडेंटिफाइंग टेस्ट है। तो क्वेश्चंस कैसे पूछता है जनरली कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, जो गैस ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही थी उसके पास तुम बर्निंग स्प्लिंटर लेकर आए तो क्या होगा, है ना, उसके आगे तुम मोमबत्ती लेकर आए तो क्या होगा, है ना। या फिर ये पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में 2 चीजें होती है, कैथोड और एनोड। अब इनमें से किसके पास बुझी हुई तीली लेके जाऊं कि वो जल जाए, ये क्वेश्चन। तो उसका आंसर कैसे करोगे। अब H2O को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूं, है ना। एक है H+, है ना, H+ के 2 मॉलिक्यूल्स है ना बताने के लिए, और O2-, एक ये चीज है। तो O2- ऑक्साइड, माइनस चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, प्लस से। माइनस चार्ज किससे अट्रैक्ट होगा, प्लस से। तो ऑक्सीजन किस तरफ जाएगा, यहां पे,
ये क्या है, दिस इज एनायन, माइनस चार्ज किसकी तरफ जाएगा, प्लस पे, एनायन किसकी तरफ जाएगा, एनोड पे, इसलिए उसका नाम एनोड है। तुम सोचते होंगे सर एनोड का नाम तो एनायन माइनस होता है तो एनोड प्लस क्यों होता है, रीजन यही है, लॉजिक क्या है पीछे, एनायन एनोड पे जाएगा, एनायन गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, वहां पे नाम सिमिलरिटी है, तो इसलिए एनायन नेगेटिवली चार्ज आयन होता है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो अब एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन वाली O2, ऐसे कैटायन किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जो कैसा है माइनस, तो कैथोड पे कौन सी गैस निकलेगी H2, किस कहां से गैस ज्यादा निकलेगी, कैथोड से एनोड से, कैथोड। चलो क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, इन द, इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, P और Q गैस आर कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, सेलेक्ट द ऑप्शंस इन व्हिच मैचिंग इज करेक्ट, एक दे रखा है P, एक दे रखा है Q। अब इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पे बबल्स ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, तुम्हें इधर बबल्स ज्यादा दिख रहे हैं, तो जिस जगह बबल्स ज्यादा दिख रहे हैं ये क्या है H2, जिस जगह बबल्स कम दिख रहे हैं ये क्या है O2, ठीक है। और इनमें से कैथोड एनोड कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस किस आयन की बनती है सर H+ की, तो H+ किधर जाना चाहिए सर, ये इसको H+ को कैटायन बोलते हैं सर, तो ये जाना चाहिए कैथोड पे सर, तो इसका मतलब कैथोड होना चाहिए R, ठीक है। तो सर R होना चाहिए कैथोड और P होना चाहिए सर हाइड्रोजन गैस, और सर Q होना चाहिए ऑक्सीजन, और S होना चाहिए एनोड। तो सर 2 और 4 दोनों सही है, 2 और 4 वाला सर ये रहा ऑप्शन, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में मैंने, जब मैं सैंपल पेपर लेता हूँ अपनी कोचिंग में, तो इस क्वेश्चन में मैंने काफी बच्चों को फंसते हुए देखा, ये वो बच्चे फंसते हैं जो थोड़े जल्दबाजी में रहते हैं, है ना, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज़ द मास रेशो, जनरली बच्चे को एक्सपेक्टेशन रहता है वॉल्यूम का रेशो पूछेगा, है ना, वॉल्यूम का रेशो क्या है H2 और O2 का वॉल्यूम का रेशो है 2:1, इसने क्या पूछ लिया, मास का रेशो, ओहो हो, तो मास का रेशो क्या है, जैसे H2 का मास क्या होगा, ट्वाइस है तो 2 इंटू इसका मास होता है 2, O2 का मास कितना होता है बताओ भाई, 16 दूनी 32, अब रेशो क्या हो गया इधर 8:1, ठीक है। और किसका रेशो पूछा है, हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास का रेशो 1:8। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं सर, H2 का मास रेशो ढंग से पढ़ते नहीं, वॉल्यूम रेशो समझते हैं और H2 सर ये वाला कर देते हैं 2:1, ये गलती करके आ जाता है, तो ये गलती नहीं करनी, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, पहले रिक्वायरमेंट क्वेश्चन सही से पढ़ो, क्या पूछा है वो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करने के लिए, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करनी है तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि पहले रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, चैप्टर बाद में है लेकिन अभी याद कर लेते हैं, ठीक है। अब याद करने के एक ट्रिक है, ट्रिक सुन लो, है ना, क्या है ट्रिक, के ना का मजाल, के ना का मजाल, सिंबल जिस ऑर्डर में है वही नाम, के ना का मजाल, फिर जीत ले कप, जीत का मतलब जिंक, ले का मतलब लेड, कप का मतलब कॉपर, केना का मजाल जीत ले कप, है ना। अब इस कप के बाद जिस ऑर्डर में
महंगे महंगे मेटल्स हैं, महंगाई के ऑर्डर में लिखते जाओ। मरकरी से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, गोल्ड से महंगा प्लेटिनम। केना का मजाल जीत ले कप, फिर महंगाई का ऑर्डर। और इसी के साथ साथ में दो चीजें और याद रखो इसी ऑर्डर में। मजाल के बाद है कार्बन, ये तुम्हें हेल्प करेगा मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड बेस के चैप्टर में भी हेल्प करेगा, बताते जाऊंगा कैसे कैसे हेल्प करेगा। ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, केना का मजाल जीत ले कप। फिर उसके बाद महंगाई का ऑर्डर में लिख दो, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है। अब ये पहली एक्टिविटी क्या रखी है, पहली एक्टिविटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ना। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, इसके अंदर हमने मिलाया आयरन नील डाल दी। अब रिएक्शन क्या होगा ये देखने के लिए अब तुम देखो कि सॉल्ट और किसी मेटल का रिएक्शन है, मेटल सॉल्ट और मेटल का। तो अब ये जो दो मेटल है कॉपर आयरन, इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है, पावरफुल कौन, जो जितना इस लिस्ट में ऊपर वो उतना पावरफुल। ठीक है, ठीक है। कॉपर नीचे है और आयरन कहां पर है, अच्छा जीत आयरन रह गया। Fe, तभी मैं देखूं ये आयरन कहां गया, आयरन है भाई, जीत के आई आयरन ही है। ठीक है, तो अब ये आयरन, अब इन दोनों में देखो ऊपर कौन है, कॉपर और आयरन। आयरन ऊपर है मतलब आयरन ज्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल है तो आयरन इसको रिप्लेस कर देगा कॉपर को, FeSO4 बन गया प्लस Fe, Fe क्या प्लस कॉपर को रिप्लेस कर दिया, कॉपर इधर आ गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन को तुम देखोगे तो इसमें एक कलर चेंज भी होगा। कॉपर सल्फेट को जैसे कहते हैं ब्लू विट्रियोल, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, है ना, दिस इज ब्लू इन कलर। वहीं सिमिलरली आयरन सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, तो तुम्हें धीरे धीरे क्या दिखेगा, ये ब्लू कलर धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर ये ग्रीन कलर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ब्लू विट्रियोल से ग्रीन विट्रियोल, कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट, है ना। ये रिएक्शन दी हुई, जैसे आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट, आयरन ज्यादा पावरफुल था तो रिप्लेस कर दिया और कॉपर अलग। सिमिलरली दो रिएक्शंस फर्क कैसे, अब जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन देखो वापस, कौन ज्यादा पावरफुल, कॉपर जिंक में जिंक, तो जिंक ने रिप्लेस कर दिया। लेड और कॉपर क्लोराइड, तो अब लेड और कॉपर में देखो पावरफुल, लेड ज्यादा पावरफुल है, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या क्या लिखोगे, द रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेसर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। पहला कह रहे हैं लाइट कलर्ड ग्रीन सॉल्यूशन है सल्फेट सॉल्ट किसी का। अब लाइट कलर्ड ग्रीन सॉल्यूशन और सल्फेट सॉल्ट बोला तो क्या मतलब हुआ इसका, आयरन सल्फेट है सर, P इज आयरन। ठीक है, एंड Q इज कलरलेस, कलरलेस बोला है तो क्या होगा, जिंक सल्फेट इज कलरलेस, है ना। ये भी याद रखना है, तो तीन कलर्स याद रखेंगे अपन अच्छे बच्चे की तरह, तीन सल्फेट के कलर याद रखेंगे, कॉपर सल्फेट ब्लू, आयरन सल्फेट ग्रीन, और तीसरा जिंक सल्फेट कलरलेस। ठीक है, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द मेटल्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमेशा, आइडेंटिफाई PQ, राइट केमिकल इक्वेशन, फिर स्टेट द कंक्लूजन। ठीक है, अब ये इतनी सारी चीजें और इसके टोटल नंबर है 2। अब ये 2 नंबर डिवाइडेड होंगे, देखते हैं। अब आइडेंटिफाई तो हो गया, P क्या है, ग्रीन आयरन सल्फेट, Q क्या है, जिंक सल्फेट कलरलेस। फिर पूछ रहा है कि स्टेट द कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालोगे तो क्या होगा, अब यहां से आयरन सल्फेट से जिंक सल्फेट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक ने रिप्लेस कर लिया आयरन को, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। या फिर ये भी कह सकते हो ज्यादा छाने हो तो, कि जिंक लाइज अबव आयरन,
इन रिएक्टिविटी सीरीज। अब देख लेते हैं आंसर में नंबर कैसे डिवाइड किए। देखो ये बताने के एक 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 नंबर इसका चाहिए तो क्वेश्चन बदल गया। पी और क्यू बताने का तो ये, फिर ऐसे ही रिएक्शन लिखना का आधा, तो पी बताने का आधा, रिएक्शन लिखने का आधा, फिर है ना क्यू बताने का आधा रिएक्शन, और फिर उसके बाद स्टेट करना कि क्या कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, उसके लिए आधा। तो ऐसे करके दो नंबर डिवाइडेड है, इसमें से तुमसे एक भी छूट गया, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, स्टेट द कंक्लूजन भी बताना था, कंक्लूजन बताना था, याद नहीं रहा, तो मिलेगा आधा नंबर, नहीं लिखा था तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया हमने डिफाइन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में इसलिए इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर के साथ मिला के पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन पढ़ो कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हाईली एक्सोथर्मिक है और रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में काम आती है ना, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो हाईली एक्सोथर्मिक है और रेलवे ट्रैक को जोड़ने में काम आती है ना। तो इसका आंसर है थर्मिट रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, मेटल नॉन मेटल में, लेकिन थर्मिट नाम से दिख रहा है, थर्म मतलब हीट, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये बताने के लिए कि इंटर चैप्टर कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए। अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए चैप्टर 1 2 से कैसे कनेक्टेड है, चैप्टर 1 3 से कैसे कनेक्टेड है ना, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए भाई। देखो इतना तो, अगर तुम्हें साइंस लेने की सोच रहे हो और तुम्हें ये कनेक्टिविटी नहीं आती है कि 1 3 कैसे कनेक्टेड है, तो मत लेना, बिल्कुल मत लेना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि फर्स्ट सब ये तो दोनों अलग अलग चैप्टर के हैं, ये कैसे एक क्वेश्चन में डाल दिया, तो मत लेना, साइंस भूल जाओ, आर्ट्स आर्ट्स आर्ट्स, ठीक है। अब डिफाइन कर दिया, हाँ सर कर दिया, नेम बता दिया, हाँ सर बता दिया, फिर बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है इसकी, अब जनरली हमारे साथ क्या होता है कि आयरन के हमारे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, इस पे लग जाती है जंग Fe2O3, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके साथ एल्यूमिनियम डालते हैं और इस रिएक्शन को एक बार इग्नाइट कर दोगे, एक बार इन दोनों को बीच बीच में एनर्जी देके तुमने इनकी रिएक्शन चालू करवा दी स्पार्क वगैरह से, है ना, एल्यूमिनियम का पाउडर डालते हैं और अगर तुमने एक स्पार्क लगाया तो रिएक्शन चालू कर दिया, तो हाईली एक्सोथर्मिक, इतनी हीट निकलती है कि रिएक्शन अपना आप आगे बढ़ता रहेगा, है ना, और रिएक्शन बढ़ता। अब ये तुम्हें पता है केना का मजाल एल्यूमिनियम ऊपर है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या बना लेता है, Al2O3 बना लेता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस आयरन लिक्विड फॉर्म में दे देता है, मोल्टन आयरन दे देता है। मोल्टन आयरन क्या करता है, ये मोल्टन आयरन चला जाता है क्रैक्स में और क्रैक्स बढ़ जाते हैं रेलवे ट्रैक के, ठीक है। नहीं समझ में आया, बता देते हैं अभी, रुक जाओ, अच्छा अच्छी सी फोटो बनाया हूं तुम्हारे लिए, हाँ भाई देखो भाई पिक्चर चल रही है ना, क्या दिखा रखा है, ये प्रोसेस समझो, आयरन का ऑक्साइड, मेरे को पता था ये बदलेगा, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आयरन का ऑक्साइड है, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला के इग्नाइट कराया, ये क्या मिल गया तुम्हें, मोल्टन आयरन, और इसको तुमने रेलवे ट्रैक के क्रैक पे डाल के क्रैक्स भर दिए, है ना, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। और अगर तुम सब वेल्डिंग देखो, वेल्डिंग विद केमिस्ट्री है ना, वेल्डिंग में तुम्हें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं चाहिए, केमिस्ट्री की हेल्प से वेल्डिंग कर रहे हो, है ना, तो ये मेथड वैसे तो पहले यूज होता था, वेल्डिंग वगैरह आ गई है तो अब यूज नहीं होता, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि सेकंड वाला पार्ट पढ़ो इसको, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई, कंपोस्टिंग जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, तो इसमें वो, अब नीचे पढ़ो सेकंड, बस वो तुमसे इतना एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये बता दो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन
तो है वेजिटेबल मैटर, लेकिन उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए। तो इन शॉर्ट वो तुमसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बस डेफिनेशन पूछ रहा है ना। इन शॉर्ट वो तुमसे क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। कंपोस्टिंग एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज होती है ना, हीट इज रिलीज, ठीक है। बस इतना पूछ रहे हो, ठीक है। और ऊपर क्या पूछ रहे हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताओ और एक कोई केमिकल इक्वेशन लिखो, है ना। मेरे तो आंसर नंबर कैसे डिवाइडेड है, देखो भाई, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ लिया। देखो क्या कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है वो बताना है। फिर एक राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच फॉर हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। अब इनके नाम कैसे याद करोगे, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी में हीट का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सनलाइट के लिए फोटोलाइटिक, है ना। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीनों का एक एग्जांपल, है ना। ये तो हमेशा याद रहता है। ये AgCl को हीट में रख सनलाइट में रखोगे तो Ag अलग, Cl2 अलग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, और तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट वाली, सबका एक एक। अब देख लो नंबर कैसे डिवाइडेड है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आधा और तीनों रिएक्शन का एक आधा आधा आधा। और तुमने चाहे थर्मल डिकम्पोजिशन की 4 रिएक्शन लिख दो और फोटोलाइटिक की एक भी मत लिखो, तो फिर रोने मत जाना कि सर नंबर नहीं दिए, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो दो टॉपिक कनेक्ट किए। अब ये क्या करवाना चाह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि कोई कंपाउंड था जो जुड़े हुए थे और इससे A अलग हो गया, B अलग हो गया, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा, A प्लस बी गिव्स AB, ठीक है। और दोनों का एक एक एग्जांपल लिखना है तो वो तो तुम्हें बहुत सारे लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज होता है ना, आपने पहले भी देखा है इसका एक एग्जांपल, लेड नाइट्रेट वाला, है ना। आयंस एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, द रिएक्शन इन विच exchange of ions take place, the reaction in which exchange of ions take place among reactants is called double displacement reaction। exchange of ion है ना। exchange of ion कैसे, स्टार्टिंग में देख चुके हैं, ठीक है। तो इसके दो एग्जांपल से, एक एग्जांपल जो स्टार्टिंग में किया था लेड नाइट्रेट वाला, है ना, एक एग्जांपल जो स्टार्टिंग में किया था, चाचा कहाँ गए चाचा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दो एग्जांपल्स, एक जो स्टार्टिंग में किया था, दूसरा रिएक्शन ये है, सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड मिलके बनाते हैं बैरियम सल्फेट। इस बैरियम सल्फेट का कलर याद रखना है, व्हाइट और NaCl। हुआ क्या है यहाँ पे, एक्सचेंज हुआ है, देखो एक्सचेंज क्या हुआ है, सोडियम आयन्स आर एक्सचेंज बाय बैरियम। बैरियम पहले था क्लोरीन के साथ, अब किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ। सोडियम पहले किसके साथ था, सल्फेट के साथ, अब किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ। इसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये जो BaSO4 बन रहा है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट। कोई बोले प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, इनसॉल्युबल सॉल्ट, कि सॉल्ट बना लेकिन वो पानी में मिला नहीं, डिसॉल्व नहीं हुआ। डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, नीचे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इसीलिए इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेशन हो उनको बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में तुम्हें एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी मिलेंगे,
ठीक है, तो दोनों में सेम एग्जांपल्स यूज कर सकते हो, है ना। ये मत सोचना कि एग्जांपल ये डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन में कैसे लिखूं। अगर डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लिख सकते हो, ठीक है। डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल एंड ऑल्सो एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट, है ना, इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या क्या पूछा गया है इसमें। अब तुमने डिफाइन करके सिर्फ एग्जांपल की इक्वेशन लिख दी तो मारे जाओगे। डिफाइन, गिव इट्स एग्जांपल, एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स। एक्सप्रेस द रिएक्शन दैट अकर्स का क्या मतलब है? जो रिएक्शन हो रही है उसका लिखो तो एग्जांपल, केमिकल रिएक्शन तो लिखो ही, उसे वर्ड्स में भी एक्सप्रेस करो, है ना। वर्ड्स में एक्सप्रेस करने का मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उस रिएक्शन की कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो भी लिखना जरूरी है, ठीक है। दीज बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाइट प्रेसिपिटेट भी लिखना जरूरी है और रिएक्शन लिखना भी जरूरी है। नंबर भी देख लो, डेफिनेशन का एक नंबर बोला है उसने, एग्जांपल में एक्सप्रेस करने का एक नंबर बोला है और रिएक्शन लिखने का एक नंबर बोला है। तो अगर तुमने रिएक्शन लिख दी और ये नहीं किया तो कितने नंबर मिलेंगे? 2। एक नंबर खा गया इन्विजिलेटर, है ना, जो चेक करने वाला था खा गया तुम्हारा एक नंबर, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। फिर तुम बोलोगे सर लिखा तो पूरा था, नंबर नहीं आई क्यों? लिखा पूरा था, नंबर नहीं आई क्यों? क्योंकि तुमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा सही से। क्वेश्चन तो पढ़ लो, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम पहले कर रहे थे। अब ये इतना बड़ा बड़ा येलो दिख रहा है, याद रहेगा येलो कलर का होता है लेड आयोडाइड। ये स्टार्टिंग में जो एक्टिविटी करी थी, है ना, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, नो प्रेसिपिटेशन कैन अकर विदाउट द एक्सचेंज ऑफ आयंस। सेम, गिव वन एग्जांपल ईच, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल। अब उसने एक बोला है, उसने क्या बोला है? गिव वन एग्जांपल ईच, वन एग्जांपल ईच, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक एग्जांपल देना जरूरी है, एक नंबर उसका है, और डेफिनेशन लिख के अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक नंबर उसका है, ठीक है। तो नंबर डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ये तो सबसे आसान है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन। इन दोनों को मिला के बोलते हैं, जैसे इधर देखोगे अगर तुम तो रिडॉक्स वर्ड, ये रिडॉक्स में आरईडी का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इनको रिडॉक्स क्यों बोलते हैं? तो सीधा सा रीजन है कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इसी का उल्टा, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन दोनों को मिलाकर रिडॉक्स इसलिए बोलते हैं, खुद सोचा ना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो अगर इसका गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो किसी और का तो लॉस हो ही रहा होगा, है ना। किसी एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का तो नुकसान हो ही रहा होगा। ऐसे ही, इसलिए क्या बोलते हैं रिडॉक्स, ये रिएक्शंस एक साथ ही होती हैं, दोनों रिएक्शन एक साथ ही होंगी, इसलिए रिडॉक्स रिएक्शन बोलता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई। अब जैसे पहला वाला, कॉपर पाउडर को हीट कर रहे हैं तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, तो इसका कलर याद रखना है ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर। अब कॉपर को क्या गेन हुआ? ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे जब CuO को H2 से रिएक्ट करवाया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का लॉस हो गया, ऑक्सीजन निकल गया इससे, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। अब ये रिएक्शन हुई क्यों?
रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी अभी, कहना का मजा जीत ले कप, ठीक है। तो जीत ले कॉपर के ऊपर क्या आता है रिएक्टिविटी में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए हाइड्रोजन ने क्या किया, डिस्प्लेस कर लिया ऑक्सीजन को, कॉपर के साथ रिएक्ट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन ने कॉपर से ऑक्सीजन छीन लिया, क्यों छीन लिया? क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल्स और हैं, देख सकते हो, सिंपल है, ठीक है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है। कार्बन ने जिंक से ऑक्सीजन छीन लिया, कार्बन ने जिंक से ऑक्सीजन छीन लिया, क्यों छीन पाया? क्योंकि कार्बन इज मोर रिएक्टिव। कार्बन ने जिंक से ऑक्सीजन छीना, क्यों छीना? क्योंकि कार्बन इज मोर रिएक्टिव, कार्बन इज मोर पावरफुल, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही अगर तुम ये नीचे रिएक्शन देखोगे, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, MnO2 और MnCl2, यहाँ पे HCl और उधर Cl2, क्लोरीन से हाइड्रोजन निकल गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड ऑक्सीडेशन। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन को डिफाइन करो, आइडेंटिफाई एंड नेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, इनमें से कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया, H2O बन गया, क्या हुआ, हाइड्रोजन से H2O बना और गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। डेफिनेशन तुम्हें ऑक्सीडेशन की सबको पता ही है, मार्क्स भी देख लो, डिस्ट्रीब्यूशन एक एक नंबर दोनों के लिए, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक आज का और सबसे आसान टॉपिक, कोरोजन और रेंसिडिटी ना, दीज टू आर एक्चुअली रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन जो तुम्हें आम लाइफ में देखने को मिलता है ना। आम लाइफ में तुम्हें देखने को कहाँ मिलता है ऑक्सीडेशन, है ना। अब ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ में मेनली कोरोजन वर्ड कब किस लिए यूज होता है, कि जब भी कोई भी मेटल नेचुरल कंडीशंस में अपने सराउंडिंग द्वारा डिटेरियोरेट हो जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कोरोजन का एक एग्जांपल क्या है, रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब जंग लगना, है ना। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन बहुत तरह का हो सकता है ना, अलग अलग चीजें अलग अलग कंडीशन से डिटेरियोरेट होती हैं। तो जैसे आयरन क्या होता है, आयरन मॉइस्चर और वाटर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड जंग लग जाती है, ठीक है, तो वो भी एक एग्जांपल ऑफ कोरोजन है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे एग्जांपल, है ना। तुम जैसे पूछो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा होगा ना सबने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कितना सुंदर लगता है ना, हरा हरा ग्रीन, और एक्चुअली में जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनाया था तो उसका कलर क्या था पता है, ब्राउन। हाँ हाँ, ब्राउन कलर। ब्राउन कलर क्यों था, स्टार्टिंग में बनाया था उसे कॉपर का, है ना। अब वो बेचारी खड़े वो बेचारी इतने सालों में करोड़ कर गई और उसने क्या बना लिया, कॉपर के क्लोराइड्स बना लिए, कॉपर क्लोराइड्स वगैरह, है ना, और भी। तो कॉपर डिटेरियोरेट होके उसका कलर चेंज क्या हो गया, ब्राउन से ग्रीन। जैसे इन दीदी को देख रहे हो, ये बेचारी धूप में खड़े ग्रीन हो गई। ग्रीन क्यों हुई है, पहले ब्राउन हुआ करती थी दीदी, दीदी ग्रीन हो गई है। तुम्हें लगता है यूएसए इतनी बड़ी कंट्री, है ना, जंग लगने दे दी, हाँ भाई, लगा के भूल गए, दीदी को खड़ी करके भूल गए, वो दीदी खड़ी है सालों से, दीदी हरी हो गई है, ठीक है। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन कलर रेडिश ब्राउन, है ना। सिल्वर को अगर देखोगे तो ब्लैक कलर हो जाता है ना। ऐसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर के अलग अलग सॉल्ट्स बनते हैं तो वो ग्रीन कलर के हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रस्टिंग इज, ये कॉपर का ऑक्सीडेशन वगैरह ये सब किसके एग्जांपल है, कोरोजन के। कोरोजन की अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे, कोरोजन मींस नेचुरल डिटेरियोरेशन of elements mainly metals in presence of surrounding, ठीक है, इतना इनफ है, कोरोजन हो जाएगा,
ठीक है। दूसरा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या बोलते हैं कि जब तुम फैट्स एंड ऑयल्स मतलब तेल घी इनको बहुत टाइम के लिए छोड़ दो तो इनका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है ना। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि खराब हो गया तेल, तो स्मेल, फाउल स्मेल आएगी। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता क्या है? रेंसिडिटी मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स। हाउ इज रेंसिडिटी आइडेंटिफाइड? रेंसिडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? रेंसिडिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे? फाउल स्मेल से। अब प्रिवेंशन के लिए क्या, अब इन दोनों के प्रिवेंशन के लिए क्या करोगे? तो रेंसिडिटी के लिए तुम्हें पता ही है, ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन का उल्टा एंटी ऑक्सीडेशन या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, है ना। या फिर एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो ताकि अंदर चीजें सही सलामत रहे, या फिर कोई ऐसी गैस डाल दो जो रिएक्ट ना करे, या फिर कोई ऐसी गैस डाल दो जो रिएक्ट ना करे। जैसे नाइट्रोजन गैस इज ए नोबल गैस, है ना। हाँ, नाइट्रोजन गैस भी नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब जो ऐसी गैस जो रिएक्ट ना करे। नाइट्रोजन गैस इज ऑल्सो ए नोबल गैस, है ना। और इसके रस्टिंग के प्रिवेंशन के लिए वो पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। मेनली क्या करना है तुम्हें? रस्टिंग से आयरन को बचाना है, तो उसके ऊपर कोई कवर चढ़ा दो। कॉपी पे कवर चढ़ाते हो ना, खराब ना हो, तो ऐसे कवर चढ़ा दो। कवर किसी भी चीज का हो सकता है, या तो दूसरे मेटल का भी हो सकता है, पेंट का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा चैप्टर। आई होप हमारा एम फुलफिल हो पाए, है ना। एम हमारा क्या था कि नंबर कैसे बढ़ाए, ना। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आता सब कुछ है, नंबर में फिर भी 5-6 नंबर कट जाते हैं, है ना। तो नंबर कटने का रीजन तुम्हारी नॉलेज नहीं है। नंबर कटने का रीजन हेस्ट हो सकता है, जल्दबाजी, डर हो सकता है ना। तो आज हमने क्या सीखा? सबसे पहली चीज कि बुक से बाहर नहीं आएगा। बुक अगर घोट के पी ली, ये पीपीटी अगर घोल के पी ली, खत्म है, खेल खत्म है। ठीक है। दूसरी चीज, अब बुक तो पढ़ ली सर, अब जब पेपर में बैठो या फिर अब जो भी तुम सैंपल में पढ़ दो, एग्जाम फॉर्मेट में दो, है ना। 3 घंटे बैठो एकदम, और बिना उठे बिना ब्रेक लिए 3 घंटे बैठना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा क्या करो? सर्किल कर लो, है ना। क्वेश्चन पढ़ते वक्त हमेशा सर्किल कर लो भाई कि हाँ ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है, ये पूछा है, ताकि मार्किंग स्कीम के कारण तुम्हारे नंबर ना कटे। मार्किंग स्कीम में अगर चेक करने वाले को बोला है कि इन 4 चीजों पे आधा नंबर मिलेगा और फिर 2 नंबर होंगे, तो उसमें से अगर तुम किसी कुछ लिखना भूल गए तो नंबर कटना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया फिर आंसर करो। क्या क्या पूछा है वो सारे, और जो सारे पॉइंट पूछे गए हैं, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में 4 चीजें पूछी है, तो चारों अलग अलग दिखनी चाहिए उसको, है ना। हर पार्ट, जैसे पूछा कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल, तो ऐसे नहीं कि एक लाइन में सब कुछ लिख दिया। डेफिनेशन 2 लाइन में लिखी, एक लाइन छोड़ी, एग्जांपल लिखा, है ना। और अगर उसको एग्जांपल को उसने ऑब्जर्वेशन भी पूछी है, उस एग्जांपल में क्या ऑब्जर्व किया तुमने, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर ऑब्जर्वेशन लिखो। सुंदर सुंदर कॉपी देख के ऐसा लगना चाहिए कि लड़की ने लिखी है। तुम तो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, देख के ऐसा लगना चाहिए कॉपी लड़की ने लिखी है ना। पता है अलग दिखती है ना लड़कियों की कॉपी, क्यों दिखती है? नंबर पे अच्छे से ले आती है, इसलिए अच्छे साफ सुथरा लिखने की आदत है। तुम ये लड़के बिना नहाए धोए क्लास आते हो, बिना नहाए धोए पेपर देते हो, और फिर पेपर भी ऐसे लिखते हो। सुंदर लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गुड बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।